इट्स लाइक ऐसा होता है कि हम चाह रहे होते हैं कि मीटिंग्स हम ड्राइव करें, फैमिली को हम ड्राइव करके लेकर जाएं जहाँ भी हम लेकर जाना चाहते हैं। मीटिंग हम अच्छी करें, जैसी मतलब अगर आज हमारा मूड अच्छा है, खाना शाना सही खाया हुआ है, सब कुछ ठीक है, तो मीटिंग आज हम अच्छी भी करेंगे, बातें भी मान लेंगे सारी फैमिली की जो जो वो कह रही होंगी। लेकिन अगर मूड अच्छा नहीं है या कोई बात बुरी लग गई है किसी की, तो हम रेडी बैठे होते हैं कि जैसे ही मीटिंग हो और मैं मीटिंग में जाके कोई थ्रेट दे दूँ या कोई इशू क्रिएट करूँ। बिलाल साहब फैमिली से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फैमिली आपके साथ प्यार से रहे, खुद भी तो वो चीज़ें कुछ करनी पड़ती है ना, जिससे आप भी लाइक उनकी पैराडाइम्स के ऊपर उतरें। अगर हम ये चीज़ रखें कि हम यहाँ से देखें, अब यहाँ पे आप सब डेली सेशंस अटेंड करते हैं, ग्रुप्स एंड क्लासेस में आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत कुछ हर दिन कुछ नया सीख रहे होते हैं। तो अगर हम इस लर्निंग को अप्लाई करते हुए ये चीज़ सीख लें कि हमने अपने एंड से कोशिश करनी है कि हम कोई गलती ना करें, हम मीटिंग्स हमेशा अच्छी करें, हम कम्युनिकेशन हमेशा अच्छी करें, हम बातचीत हमेशा अच्छी करें। जब हम दूसरों का सोचना शुरू कर देते हैं ना कि अगर वो मुझे सही से ट्रीट करेंगे तो मैं उनके साथ सही रहूँगा, अदरवाइज नहीं। अच्छी मीटिंग्स क्या करें, मतलब आप ऑनेस्ट रहें, ठीक है, आप दिल से बात करें जो आपके दिल में चल रहा है, आपको क्रेविंग्स हो रही हैं, आप क्रेविंग्स शेयर करें। देखिए फैमिली भी कहीं ना कहीं बीमार होती है थोड़ी बहुत, तो ये वर्ड्स उनको भी दें कि वो भी गलतियाँ कर सकते हैं, वो भी गलतियाँ कर सकते हैं। देखिए हम कहते हैं ना कि एडिक्शन एक फैमिली डिजीज़ है, क्यों कहते हैं? एक देखें पूरी फैमिली, जैसे 5 मेंबर्स हैं फैमिली के, ओनली वन मेंबर मतलब उसको ड्रग एडिक्शन का इशू है, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये एक फैमिली बीमारी है, एक फैमिली डिजीज़ है। तो इस तरह से फैमिली भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बीमार हो रही होती है ना, पेशेंट को हैंडल करते करते वो बड़े ऐसे तरीके इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो ठीक नहीं भी होते समटाइम्स, जैसे बाहर भेज देना, उम्रा करवाने भेज देना, वेकेशंस के ऊपर भेज देना, किसी नया बिजनेस खोल देना, अच्छा जी चलें अब डिमांड आई है कि चलें बिजनेस खोल दें, तो बिजनेस शुरू करवा दिया। लाइक फैमिली भी तो बीमार होती है, फैमिली के भी थोड़े बहुत शॉर्टकमिंग्स होती हैं, उनके भी मसले मसाइल होते हैं। यहाँ पे जब वो आते हैं ट्रीटमेंट के अंदर, तो यहाँ पे उनका भी इलाज जो हो रहा होता है ना, आप देखते हैं कि पहले फैमिली सेशन होता है, फिर आप लोगों के साथ मीटिंग करवाई जाती है। उस फैमिली सेशन में क्या हो रहा होता है, उनको सिखाया जा रहा होता है, उनकी ट्रेनिंग हो रही होती है, बिकॉज दे नीड ट्रेनिंग एज वेल, उन्हें भी बहुत ज़रूरत होती है, उन्हें कोडिपेंडेंसी से बाहर निकलने की ज़रूरत होती है, उन्हें टफ लव सीखने की ज़रूरत होती है, उन्हें कम्युनिकेशन सीखने की ज़रूरत होती है। उनको भी जैसे आप लोगों को हम डिजीज़ कॉन्सेप्ट सिखा रहे होते हैं ना प्रॉपर, इसी तरह आपकी फैमिलीज़ को भी सिखा रहे होते हैं, क्योंकि फैमिलीज इस डिनाइल में होती है कि हमारा बेटा ये कोई बीमारी तो नहीं है, बस एवं इस गलत जो है चीज़ में लग गया, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं था। शुरू में हर फैमिली का ये उनकी ये बातचीत होती है उनकी, और वो ये उनको हम इसी चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं शुरू में, उन्हें बता रहे होते हैं कि ऐसा नहीं है, इट्स अ फिजिकल डिजीज़, एक फिजिकल एरर आ जाता है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है, और वो फैमिली ये एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। फैमिली भी कहीं ना कहीं डिनाइल में होती है, फैमिली भी कहीं ना कहीं शेम से ऑपरेट कर रही होती है। जो सारे बिहेवियर्स आपके होते हैं वो सेम फैमिलीज़ के भी होते हैं, तो ये मत समझा करें कि फैमिली बिल्कुल परफेक्ट है। अक्सर मैंने देखा है कि मीटिंग्स में पेशेंट्स कह रहे होते हैं आप लोग तो बड़े खुश हैं बाहर, हमसे पूछें यहाँ पे हम किस जेल में बंद हैं। कह रहे होते हैं ना, कौन है जिसने नहीं कही ये चीज़? क्या फैमिली ने नशे किए? तो फिर वो यहाँ क्यों आए? फिर भी वो आ रहे होते हैं सलमान साहब, वो फिर भी आ रहे होते हैं, कुछ ना करने के बावजूद वो भी सीख रहे होते हैं, वो भी सीखना चाह रहे होते हैं। वो फैमिलीज कोई डे स्किप नहीं करती हैं, मतलब हाँ, फिर भी हम इस चीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं कि नहीं आप लोगों को क्या पता मैं यहाँ पे कैसे दिन गुजार रहा हूँ, आपको तो अंदाज़ा ही नहीं है इस चीज़ का मेरे दिन कैसे गुजर रहे हैं। आप लोग कभी देखें तो सही इस चीज़ को, अपने लव्ड वन के बगैर रहना कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि अच्छे नहीं, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, मैं यही चीज़ कह रही हूँ। नाराज़ रिजेंटमेंट्स होती है फैमिली से बहुत ज़्यादा कि मुझे इंडोर्स क्यों किया। इनको शुरू में तो अक्सर पेशेंट्स ये कहते हैं कि मेरी फैमिली को ज़रूरत है इंडोर्स करने की। ऐसा ही है ज़ैक साहब, मेरी फैमिली बीमार है, मैं नहीं बीमार हूँ, उनको इंडोर करें। जब आउट ऑफ लव होता है ना, ये सारी एफर्ट्स उनके लिए कर रहे होते हैं, हालांकि उनका कोई कसूर भी नहीं होता। कसूर उनका सिर्फ ये होता है कि आपसे वो अनकंडीशनल प्यार करते हैं। ये इसीलिए बिकॉज पहले कहीं ना कहीं डिनाइल था सलमान साहब, अब डिनाइल नहीं है। अब ज़रा एक क्लियर पिक्चर देख पा रहे हैं आप हर चीज़ की, इस वजह से फिर अब आपको वो समझ भी आ रही है सही से, को टेम करने की ज़रूरत है। और सबके अंदर होता है, हम सबके अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं और हमें टेम करना पड़ता है। लाइक नो वन इज़ परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कोई भी, हर किसी के अंदर कोई ना कोई वीकनेस ज़रूर होती है। तो इंस्टेड ऑफ कि अपनी उन वीकनेसेस को छुपाने के, हमें एम्ब्रेस करना चाहिए, ठीक है, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि यस मेरे अंदर ये लूप होल है
और जब आप बाहर होते हैं तो आप यूजुअली अंडर द इन्फ्लुएंस होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और आप प्रॉपर एक क्लियर पिक्चर के थ्रू देख नहीं पा रहे होते, चीज़ें आपको समझ ही नहीं आ रही थी, बिकॉज आप योर ब्रेन इज हाईजैक्ड बाय ड्रग्स। उस टाइम पे आप जो समझ रहे होते हैं, जो कर रहे होते हैं, जो आपके बिहेवियर्स होते हैं, जो एक्शंस होते हैं, वो सारे ड्रग्स करवा रहा होता है आपसे। तो उस टाइम पे अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं, पहली बात तो ये कि वो बहुत इम्पल्सिव डिसीजन होता है। और भी बहुत सारी चीज़ों की आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू होगी, आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू होगी। विड्रॉल्स की एक साइन होता है ये बेसिकली, क्रेविंग्स। इसमें आप 4 आवर्स सीखें, 4 आवर्स अप्लाई करें। हम कहते हैं कि ना, हम ये चीज़ कहते हैं ना कि आउटडोर्स इज बेसिकली इनडोर्स इज बेसिकली प्रिपरेशन फॉर आउटडोर्स ना, कि यहाँ पे हम आपको तैयारी करवा रहे हैं कि बाहर निकल के ये चीज़ें होंगी, इन चीज़ों को आपको इनकाउंटर करना पड़ेगा, तो उनको कैसे हैंडल करना है। तो क्रेविंग्स तो बाहर जाके भी बहुत ज़्यादा होंगी, और अभी भी क्रेविंग्स हो रही हैं, तो अगर अभी क्रेविंग्स हो रही हैं तो उनको मैनेज करें। उस्मान साहब की एजुकेशन बहुत अच्छी है, लाइक उस्मान साहब की लर्निंग बहुत अच्छी है, सब चीज़ों की आपको पता है। हमसे पहले आप जवाब दे रहे होते हैं कि ये चीज़ है, बट स्टिल वो क्या वजह है जिसकी वजह से आप बार बार रिलैप्स करते हैं? दैट इज़ योर डिनाइल। ये भी आपको पता है कि ये डिनाइल की वजह से मैं रिलैप्स करता हूँ, बट इस डिनाइल को ख़त्म करने के लिए हम कुछ कर नहीं रहे। मूव ऑन नहीं करना चाहिए, आप उनको लाइक कोई स्किल अप्लाई करके उस क्रेविंग को थोड़ी देर के लिए फॉर अ टाइम बीइंग ज़रा साइड पे कर दें। हो सकता है लाइक मोस्ट ऑफ, जैसे स्क्रीन एडिक्शन है, अगर आपको स्क्रीन देखने की बार बार बहुत अर्ज हो रही है, दैट मीन्स कि आप फ़ोन हो गया, टीवी हो गई, कोई और इस तरह का लाइक गेम हो गई जिसकी आपको बार बार आप उसके एडिक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा नॉन केमिकल एडिक्शन में पर्सन एडिक्शन आ जाता है एक बंदे से। फूड भी हो सकती है, बिल्कुल। फूड में भी ये होता है कि मल्टीपल अदर हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की तरफ आ जाते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। नहीं, फूड से सिगरेट का कोई लेना देना नहीं है। सिगरेट की वो चीज़ अलग है, लेकिन केमिकल एडिक्शन एंड नॉन केमिकल एडिक्शन, ये दोनों चीज़ें फ़र्क है। बिहेवियर्स मोस्टली सेम होते हैं इसमें, मतलब जो हमारे जिस तरह से हम फील कर रहे होते हैं वो चीज़ें सेम होती हैं मोर और लेस, लेकिन ये चीज़ें डिफरेंट होती हैं। हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, लाइक हम उनको ऑल्टरनेटिव एक्शंस, बच्चों को हम ऑल्टरनेटिव एक्शंस दे सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्क्रीन, इंस्टेड ऑफ यूजिंग मोबाइल, डू समथिंग एल्स। उनके सामने एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ रखें जो वो कर सकते हैं, मैनेज हो जाएंगे। यही चीज़ कह रही हूँ कि जो पहली एडिक्शन आपने फेस की है, अगर आप उसको मैनेज कर लेते हैं ना ठीक से, अच्छे तरीके से, अपना लाइफस्टाइल चेंज करके, या कोई हेल्प जो है उसको सीख करके, या कोई प्रोफेशनल हेल्प की तरफ जाके, आप अपने स्किल्स इस तरह से अप्लाई करके, तो आप अगर उस एडिक्शन को मैनेज कर लेते हैं ना, तो आगे बाकी एडिक्शंस में पढ़ना आपके लिए इतना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको एक मैनेजमेंट स्किल आ जाती है कि हमने अब इस पर्टिकुलर एडिक्शन को किस तरह से मैनेज करना है। एडिक्शन होती क्या है बेसिकली, कि डूइंग समथिंग एंड अगेन एंड देयर इज नो स्टॉपिंग, ठीक है। आपसे रुका नहीं जा रहा होता, आपको फिर विड्रॉल्स होने शुरू हो जाते हैं, इम्पल्सिव तरीके से इनसेन हो जाते हैं। हमसे रुका नहीं जा रहा होता, हमें बार बार क्रेविंग हो रही होती है। जैसे अभी मोबाइल साइड पे पड़ा है, बार बार मुझे क्रेविंग हो मोबाइल देखने की, तो इस तरह से बार बार क्रेविंग हो। जैसे ड्रग में हमें अपने ड्रग्स की क्रेविंग होती है, ठीक है। ड्रग की क्रेविंग होना एक सोच है, ठीक है, और वो सोच हमारी ऑब्सेसिव हो सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो सोच हमारी ऑब्सेसिव होती है, ओसीडी नहीं कहेंगे हम उसको, बट वो सोच हमारी ऑब्सेसिव हो सकती है। यस, एडिक्शन का और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का आपस में काफ़ी लाइक सिमिलैरिटी है, क्योंकि एडिक्शन में भी हमें क्रेविंग्स की सोच आती है, और जो क्रेविंग्स की सोच होती है दैट इज़ ऑब्सेसिव इन नेचर, कि बार बार हमें वो सोच आ रही होती है, हमसे मैनेज नहीं हो पा रहा होता कि हाउ टू मैनेज दैट, हाउ टू कंट्रोल दैट थॉट, हमसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा। शुरू में फॉर सम टाइम लाइक चॉकलेट्स नहीं, बट आप बबल गम रख सकते हैं। बबल गम क्रेविंग को आपके स्पेसिफिकली जो सिगरेट की क्रेविंग होती है उसको मैनेज कर देती है। हम ये कर सकते हैं कि हम शुरू में उसको किसी ईटेबल से रिप्लेस करें, ठीक है, एंड देन विद टाइम 4 आवर्स को अप्लाई करते फिर हम जो है वो उन ईटेबल्स को भी आहिस्ता आहिस्ता टेपर डाउन कर दें। तो दैट इज़ लाइक एक टेक्निक टू, कि जिस तरह से हम अपनी स्मोकिंग की जो हमारी जो आदत है इसको हम छोड़ सकते हैं। ये मैं नहीं, ये मेरी क्रेविंग है, ये मैं नहीं, ये मेरी बीमार सोच है। दैट इज़ रीलेबल, कि आपने लेबल लगा दिया है अपनी क्रेविंग को, लेबल लगा दिया, आपने कह दिया है कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी क्रेविंग्स ये हैं, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी बीमार सोच है। आप लेबल लगा देते हैं, एक उसको नाम लगा देते हैं, कि नाम उसको सेट असाइड कर देते हैं कि ये मैं नहीं, ये मेरी क्रेविंग्स की वजह से ऐसी मुझे सोच आ रही है, ये मैं नहीं, ये मेरी बीमार सोच की वजह से मैं इस तरह से सोच रहा हूँ। रीलेबल में आपने अपनी सोच को नाम दे दिया, आपने उस क्रेविंग को नाम दे दिया। री एट्रीब्यूट में आप उसको एट्रीब्यूट कर देते हैं। जी वकार साहब, आप बताइए क्या होती है ये
रीएट्रीब्यूशन क्या होती है? टॉपिक से ऑफ टॉपिक हो जाना बेसिकली इज रीएट्रीब्यूशन, ठीक है। और रीफोकस में हम कहते हैं कि वो क्या काम था जो मैं पहले कर रहा था, अब अपना फोकस शिफ्ट कर लेते हैं, अब अपने फोकस को चेंज कर लेते हैं। जैसे अभी किसी को बैठे बैठे अगर सिगरेट की क्रेविंग हो रही है तो वो रीफोकस कैसे करेंगे कि अभी मैं जो हूँ वो लेक्चर पे ध्यान दे रहा हूँ, वो क्या काम था जो मैं अभी कर रहा था, मैं अभी अपने लेक्चर पे ध्यान दे रहा था बट एकदम से ये क्रेविंग की सोच आ गई, इससे आप अब रीफोकस कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट कौन सा आ रहा है? रीवैल्यू। मतलब अब आपने रीफोकस कर लिया कि मैं अब अपनी जो ये जो अभी करंटली जो काम हो रहा है मैं इसके ऊपर अपना फोकस रखता हूँ। आपने अपना फोकस जो है वो चेंज कर लिया, क्रेविंग की सोच से उठकर वो फोकस आपके प्रेजेंट में आ गया। दैट मीन्स कि फॉर अ टाइम बीइंग, लाइक फॉर फ्यू सेकेंड्स इवन, वो जो क्रेविंग की सोच थी वो क्रेविंग सेट असाइड हो गई, वो क्रेविंग खत्म हो गई। फिर उसके बाद जब वो क्रेविंग खत्म हो जाती है तो उसमें आप अपने आप को रीवैल्यू करते हैं, रीवॉर्ड करते हैं। आप अपने आप को लाइक यू कैन टैप योर सेल्फ, यू कैन से यस आई डिड इट, लुक हाउ मतलब ब्यूटीफुली आई मैनेज टू कंट्रोल माई क्रेविंग्स। आप अपने आप को रिवॉर्ड करते हैं, आप अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं, आप अपने आप को यू नो लाइक कोई अच्छी स्टेटमेंट देते हैं, या आप अपने आप को छोटा सा कोई रिवॉर्ड एक बिस्किट की शक्ल में दे दिया या एक टैप कर दिया। अपने आप को रीवैल्यू, अपने आप को रिवॉर्ड करते हैं। रीवैल्यू या रिवॉर्ड, अपने आप को वैल्यू देना ना, कि आप अपने आप को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, अपने आप को वैल्यू कर रहे हैं कि येस आई डिड इट, मैंने मैनेज कर लिया अपनी क्रेविंग की सोच को। तो ये 4 आर्ट्स के थ्रू हम अपनी क्रेविंग्स के ऊपर अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। निकोटिन पैच हो गया, वीलो हो गया, ये सब वो चीज़ें जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो यूज़ करते हैं एज एन ऑल्टरनेटिव सिगरेट को, यू नो सिगरेट से छोड़ने के लिए। लेकिन ये हल नहीं है ना, दैट इज़ अ टेम्प्रेरी सोल्यूशन, दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन, दिस इज़ नॉट द एंड गेम, ठीक है। एंड गेम तभी होगी जब हम सिगरेट से हमेशा हमेशा के लिए साइड पे हो जाएंगे। जिसमें निकोटीन ज़्यादा है, जिस ड्रग में उसमें थोड़े अमाउंट में बार्बिचुरेट है, तो हो सकता है वो निकोटीन का साइड इफेक्ट ज़्यादा प्रोमिनेंट हो एज कम्पेयर टू बार्बिचुरेट। कमिंग बैक टू, हम फैमिली मीटिंग्स की बात कर रहे थे कि फैमिली मीटिंग्स में हम हम ये सोच रहे होते हैं कि हमने किस तरह से मीटिंग अपने एंड से ठीक नहीं करनी और फैमिली को किसी ना किसी तरीके से मैनिपुलेट करना है। लाइक इतने दिन गुजर जाते हैं, लाइक 50+ डेज हो जाते हैं, बट स्टिल हमारी थॉट वहीं पे स्टक होती है कि फैमिलीज को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं आसानी से। क्यों ये सोच इसीलिए होती है बिकॉज पहले से एक ये पैटर्न बना होता है कि फैमिली हर बारी आपकी बात में आ जाती है, और आपकी ये एक आदत सी बन जाती है कि आपको पता होता है कि कुछ ना चाहते हुए फैमिली ने मेरी बात में आ ही जाना है, क्योंकि ये एक पैटर्न सेट हुआ है। इस पैटर्न को ब्रेक कैसे किया जा सकता है? अपने एंड से, फैमिली के एंड से नहीं। मतलब हमारा पेशेंट्स का ये एक पैटर्न बना होता है कि फैमिलीज को मैनिपुलेट करना उनको बड़े अच्छे से आता है, और इस चीज़ के ऊपर बड़ी अच्छी ग्रिप होती है उनकी। नहीं करना चाहिए बट हम कर रहे होते हैं ना चाहते हुए भी। देखिए बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम अपनी अनकॉन्शियस अवेयरनेस से कर रहे होते हैं। जैसे ही फैमिली मीटिंग शुरू होती है हम सलाम भी नहीं करते, कमरा नहीं ठीक मेरा, पानी नहीं मुझे ठंडा मिला आज किसी ने, मुझे पूरी रात में वेट करता रहा, मुझे पानी नहीं किसी ने ला के दिया, मुझे दवाइयाँ बहुत स्लो कर रही हैं, अच्छा खासा मैं था, बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब पता नहीं मुझे इन लोग मुझे कौन सी दवाई दे रहे हैं ऐसी, नींद नहीं आती, नींद बहुत ख़राब, मैं पूरी रात जागा रहता हूँ, मुझे पैनिक अटैक्स होते हैं बहुत ज़्यादा, मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ। ये सब चीज़ें आपको पता है कि ये सब हम फैमिलीज़ को जो बोल रहे होते हैं वो एक्चुअली में उनको मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, ऐसा ही है। लेकिन हम अक्सर ऐसे भी तो होता है उस्मान साहब कि कुछ दिन गुजर जाते हैं और हम मीटिंग में फैमिली से ये कह रहे होते हैं कि मेरी तौबा, आज के बाद नशों को मैंने हाथ नहीं लगाना, और मुझे आप बस एक मौका दें, एक चांस दें, मैं बाहर आके आपको कैसे साबित करता, आज ही मुझे बाहर निकाल दें। शर्त मेरी ये है कि आज मुझे बाहर निकालें और आज मुझे अपने साथ लेकर जाएं घर, मैं आपको बताता हूँ कि मैं कितना अच्छा इंसान बन गया हूँ इन 15 दिनों में। पेशेंट, देखें आप, ये कितनी डिप्लोमेटिक सी स्टेटमेंट है, पेशेंट सच कह रहा है। समझ गए मेरी बात? रिलैप्स की तो गारंटी नहीं होती, डेफिनेटली ये तो चीज़ है, इट डिपेंड्स ऑन योर लर्निंग एंड योर फैमिलीज लर्निंग। रिमेंबर कि एक ट्रायंगल होता है, ठीक है, और उस ट्रायंगल में रह के अगर किसी एक कॉर्नर के एंड से गलती होगी तो रिलैप्स तो होगा। ट्रायंगल में आपकी फैमिली, पेशेंट और काउंसलर्स आते हैं। काउंसलर्स के एंड से कोई मिस्टेक होती है, पेशेंट के एंड से कोई मिस्टेक होती है, या फैमिली के एंड से, किसी के एक एंड से मिस्टेक होगी तो मसला तो आएगा, रिलैप्स के चांसेस बढ़ेंगे। हमारी ये कोशिश होती है कि हम इन मिस्टेक्स को, इन लूप होल्स को ख़त्म करें, कि काउंसलर्स अपने एंड से कोई मिस्टेक ना करें जिससे कल को पेशेंट के लिए कोई मुश्किल पेश आए। फैमिलीज़ की लर्निंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उन्हें पेशेंट हैंडलिंग अच्छी सी आती हो, उन्हें पता हो कि हमने किस तरह से हैंडल करना है कल को अगर पेशेंट कोई ख़राबी करने की तरफ जाता है तो, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और फैमिली, जो पेशेंट यहाँ से सीखते हैं,
जहाँ पे डेली उनको बताया जा रहा होता है कि इट्स अ फिजिकल डिजीज़, ये आपकी बीमारी है और अब आप नशे करने के लिए फिट नहीं हैं, अनफिट हो चुके हैं। टाइम एंड अगेन काफ़ी चीज़ें यहाँ पे स्किल्स वगैरह सिखाए जा रहे होते हैं, बहुत चीज़ें बताई जा रही होती हैं। तो अब अगर पेशेंट्स इस एंड से चलें कि उन्होंने सीखना है और उन्होंने एजुकेशन लेनी है, कोई एक बात भी अगर वो सीख लें तो उन्हें काफ़ी हेल्प मिलती है। तो जब ये ट्रायंगल कंप्लीट होता है ना, तो रिलैप्स कभी भी नहीं होता। देखिए, जिस तरह कल डॉक्टर सदाकत साहब बता रहे थे कि हमें बड़ी मुश्किल होती है, हमें बहुत मुश्किल होती है ये चीज़ करने में, कि फैमिलीज़ को बताने में कि आप लोगों की भी गलतियां हैं, पेशेंट्स की भी गलतियां हैं, मसले हो रहे हैं। एहतशाम साहब, यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स हैं ना, यहाँ पे सब ड्रग एडिक्शन के साथ हैं, कुछ कुछ हैं जो नहीं है, ठीक है। अब जितने भी ड्रग एडिक्ट्स होते हैं ना, उनकी जो एक्टिव एडिक्शन में जो उनकी एक लाइफ होती है ना, वो मोर और लेस सिमिलर होती है। जितने भी उन्होंने क्राइसिस क्रिएट किए होते हैं, सबके कहीं ना कहीं सेम होते हैं। जब यहाँ पे पेशेंट्स इंटरवेंशंस अपने रीड कर रहे होते हैं ऊपर ग्रुप में, तो सारे पेशेंट्स रिलेट कर पा रहे होते हैं ना। वो क्यों? क्योंकि हमने, आप सब ने भी वही चीज़ें एक्सपीरियंस की होती हैं। तो जब मसले सारे सेम है, तो व्हाई नॉट ट्रीटमेंट सेम? नो, दैट वाज बिकॉज योर फैमिली वाज एट फर्स्ट दे वर वीक कि वो आपके सामने कन्फ्रंट करते। क्या यहाँ पे मीटिंग्स में हर किसी की वजह क्या होती है? मेरे दिन कम कर दें। फैमिली कहती नहीं। पेशेंट्स क्या कहते हैं? और किस बात पे लड़ाई होती है? एक तो दिनों पे हो गई, मोस्टली दिनों पे होती है। नहीं, वो इंडोर्स की ही बात की है कि एक मोस्टली क्या लड़ाई होती है? मेरे दिन कम कर दें, दिन मुझे ले जाएं। आप लोग चाहें तो डॉक्टर्स कुछ भी नहीं कर सकते, मेरा लामा करवा दें। इन्हीं बातों के ऊपर लड़ाई होती है ना, सब पेशेंट्स की इन्हीं बातों के ऊपर होती है कि नहीं? यही बहस हो रही होती है। और सब पेशेंट्स की अपनी फैमिली के साथ इसी के ऊपर बहस होती है कि अब चलो, अब तो 50 डेज गुजर गए, अब कर लो खत्म, अब मुझे ले जाओ यहाँ से, अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, अब क्या मसला है? और कोई वजह ही नहीं होती है बहस करने की फैमिली से। द ओनली रीजन जो हम उनके साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं, वो हम डेज के ऊपर ही कर रहे होते हैं। और दिस इज बिकॉज हम डिनायल में होते हैं स्टिल। अगर हम ये एक्सेप्ट कर लें कि हम बीमार हैं या हमें कोई बीमारी है, तो हम कभी भी बहस ही ना करें इन चीज़ों के ऊपर। मैं बताऊँ, मैं ये चीज़ बताती हूँ। जब फैमिली सेशंस होते हैं ना, फैमिलीज इस चीज़ का आंसर करेंगी प्लीज़। जब फैमिली सेशंस होते हैं, तो क्या फैमिली में आपको ये कहा जा रहा होता है कि सब ऐसे करते हैं तो जो है ये ज़रक साहब ने भी ऐसे किया, सब ऐसे करते हैं तो इसलिए सलमान साहब ने भी ऐसे किया? हम सिर्फ फैमिली सेशंस में हम सिर्फ पर्टिकुलरली उस पेशेंट के ऊपर ही बात कर रहे होते हैं। हमने कभी भी चीज़ों को जर्नलाइज नहीं किया। इट्स जस्ट इन दिस ग्रुप। ये सिर्फ ग्रुप में होता है कि हम, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल फैमिलीज होती हैं, यहाँ पे मल्टीपल पेशेंट्स होते हैं, इसी वजह से हम ये चीज़ को कह रहे होते हैं कि मोस्टली ऐसे होता है। बट व्हेन इट कम्स टू फैमिली सेशंस, इंडिविजुअल सेशंस, तो कभी भी हम ये चीज़ नहीं करते। अच्छा, इन केस जब फैमिलीज को नहीं पता होता ना हिस्ट्री का, तो यहाँ पे आके जब वो ट्रीटमेंट का पार्ट बन जाते हैं, तो यहाँ पे पेशेंट से हिस्ट्री ली जा रही होती है। पेशेंट से पूछा जा रहा होता है कि किस तरह से लाइक आपने ये कब से ड्रग्स शुरू किए और ये कब इन चीज़ों में आए। अ लॉट ऑफ टाइम्स ऐसे भी होता है कि हम फैमिली को ये न्यूज़ ब्रेक कर रहे होते हैं कि येस, इट्स बीन 10 years ही इज़ बीन स्मोकिंग, इट्स बीन 12 years ही इज़ बीन डूइंग दिस। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि फैमिलीज को नहीं पता ड्यू टू देयर इनोसेंस। पेशेंट्स इतने अच्छे से मास्क आउट कर लेते हैं अपनी ड्रग एडिक्शन को कि फैमिली को नहीं पता चल रहा होता कि एक्चुअली में स्टार्ट कब हुआ। तो ऐसा भी होता है कि जब फैमिलीज को नहीं पता होता इस चीज़ का कि हमारा पेशेंट ने कब से लेकर जो है ये नशे शुरू किए हुए हैं और ये कब से ये प्रोसेस चल रहा है, कब से ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन फैमिली को मैं बताऊँ, कुछ ना कुछ ज़रूर पता होता है। अब डे 1 से पता चल जाता है कि इसके बिहेवियर में कोई तब्दीली सी आ रही है, रवैये में कुछ चेंजेस आ रही है, या इसका मूड आजकल अप डाउन रहना शुरू हो गया। फैमिली को ये नहीं पता होता कि यस, इसने ये ड्रग शुरू कर दी, बट फैमिली कैन एनालाइज, कैन ऑब्जर्व कि इनके बिहेवियर में ये पर्टिकुलर चेंज आ रही है। तो यही उनकी ऑब्जर्वेशन होती है, जिनसे वो फिर अल्टीमेटली आपको लाइक दे सर्च ऑन गूगल, दे आस्क फ्रॉम अदर पीपल कि इस तरह से हो रहा है, एंड आई एम क्यूरियस कि कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा, ये बिहेवियर्स आजकल ठीक नहीं लग रहे। देन दे लाइक सर्च फॉर डिफरेंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स एंड वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की तरफ जाते हैं, फिर वो अल्टीमेटली इलाज का हिस्सा बनते हैं। फैमिली बहुत सोच समझ के एक ट्रीटमेंट को चूज़ करती है। यहाँ पे जितने भी फैमिलीज बैठी हुई हैं, इन्होंने काफ़ी सर्च करके इस ट्रीटमेंट को चूज़ किया। तो वो इतना आसानी से अपना डिसीजन चेंज नहीं करते, क्योंकि उन्हें ये चीज़ बताई जा रही होती है कि अभी बिलाल साहब अपनी प्रॉपर इंसाइट में वापस नहीं आए हैं। इसलिए अभी बिलाल साहब आज आपसे ये कहेंगे कि मैं अपना कहीं और ट्रीटमेंट करवा लेता हूँ, तो आपने उनकी बात से एग्री नहीं करना। एग्जैक्टली। तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि आप लोगों के लिए राइट डिसीजन क्या है। हमें पता है कि आप लोगों के लिए अच्छा क्या है। व्हेन यहाँ पे जब आप शुरू में आते हैं, उस टाइम पे तो अभी आप विड्रॉल से भी नहीं निकले होते।
ये इसीलिए होता है बिकॉज एक तो हम अपनों के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ ज़्यादा अटैच्ड होते हैं इमोशनली। हमारे इमोशंस जहाँ पे आ जाते हैं ना, वहाँ पे हम बहुत वीक हो जाते हैं, वहाँ पे हम बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं, वहाँ पे हम मिस्टेक्स करने के ज़्यादा करीब होते हैं जहाँ पे इमोशंस आ जाते हैं। और अपनों के साथ ही इमोशंस हमारे ज़्यादा आते हैं। अगर कोई स्ट्रेंजर होगा या अगर आपका कोई कोलीग है, आपका कोई एम्प्लॉय है, उसके साथ आपकी इमोशंस तो अटैच्ड नहीं है ना। फैमिलीज के साथ इमोशंस अटैच्ड होते हैं। सेकंड ये चीज़ होती है कि हम फैमिली से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अगर हम गुस्सा करेंगे, अगर हम उनसे बुरे तरीके से बात करेंगे तो हमें एट द एंड फैमिली एक्सेप्ट करेगी फिर भी, बिकॉज फैमिली ऑल्सो हैव नो चॉइस। उनके पास भी कोई चॉइस नहीं होती कि वो कहीं मतलब स्टेप बैक कर जाए, बिकॉज दे लव यू एज वेल एंड यू लव देम एज वेल। ये कोडिपेंडेंसी की शक्ल होती है बेसिकली, कि जिसकी वजह से हम एक तो लड़ भी उन्हीं से रहे होते हैं, प्यार भी फिर हम उन्हीं से कर रहे होते हैं। हम ये अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं क्योंकि हमारे अटैचमेंट्स, हमारे इमोशंस इतने स्ट्रांग होते हैं, इतने वो ग्रेव्ड इन होते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारी अनकॉन्शियस पे चल रही होती हैं। और हम उनके साथ गुस्सा भी कर रहे होते हैं, हम उनसे प्यार भी कर रहे होते हैं। हमें पता होता है कि फैमिली हमें एक्सेप्ट कर लेगी, फैमिली हमारे साथ ठीक रहेगी, और फैमिली थोड़ा बहुत नाराज़ होगी लेकिन हम इनको मना लेंगे एट द एंड। तो ये जो सारे बेसिकली सारी जो गेम होती है वो इमोशंस की होती है, कि हमारे इमोशंस इतने ज़्यादा डिग्ड इन हुए होते हैं अंदर उनके फैमिलीज के साथ कि हमारे मतलब हमारे कंट्रोल में ये चीज़ नहीं रहती है कि हमने उनसे गुस्सा करना है या नहीं करना, फिर हम भी उनको उनके ऊपर कर भी देते हैं। थर्ड रीज़न ये होती है कि हम उनसे एक्सपेक्ट बहुत करते हैं। वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर फैमिलीज, की एक्सपेक्ट उम्मीद लगा लेते हैं हम उनसे कि अगर मैंने गुस्से से बात की तो फैमिली शुड हैंडल मी। ये हमने उनसे एक उम्मीद लगाई होती है कि चूंकि एक दफ़ा ऐसे हुआ, 2 दफ़ा ऐसे हुआ, 3 दफ़ा ऐसे हुआ, अब नाउ ये एक पैटर्न बन जाता है। अब हम जब चौथी दफ़ा उनसे लड़ाई करते हैं तो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो हमारी बात चुप करके मान ले। शुरू में एक्टिव एडिक्शन में ऐसे होता है, जब हम बहुत गुस्से में होते हैं, फैमिली से हम गुस्से से बात करते हैं, फैमिली हमारी बात मान लेती है फ़ौरन कि अच्छा ये गुस्सा ना करे ज़्यादा, ये ठीक हो जाए, बस इसकी बात मान ली जाए तो बस फिर बाकी ठीक है। एक दफ़ा ये हुआ, सेकेंड टाइम भी एक्टिव एडिक्शन में यही सेम पैटर्न रिपीट हुआ। फैमिली ने आउट ऑफ लव आपकी बात मान ली। क्यों? बिकॉज दे वर बाउंड टू। उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ी आपने कि वो कोई और ऑप्शन भी रख सके या कोई और ऑप्शन को अप्लाई कर सके। थर्ड टाइम भी सेम यही हुआ। अब जब चौथे टाइम आपने गुस्से में आके उनसे कोई अपनी डिमांड रखी तो आपने उनसे एक्सपेक्ट किया, आपने उनसे उम्मीद लगा ली कि चूंकि पहली 3 दफ़ा भी इन्होंने मेरी बात मानी, पहले 3 दफ़ा भी इन्होंने मेरी डिमांड पूरी की, चौथी दफ़ा भी इनको करनी चाहिए। और ये इनका अब इन्हें करनी चाहिए। क्यों? जस्ट बिकॉज कि 3 दफ़ा पहले मान चुके हैं। ये एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं। तो ये जब तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो फिर हमारे इमोशंस इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि हम हेल्प नहीं कर सकते किसी चीज़ को। फिर हम आराम से मतलब हम उनसे उम्मीद भी लगा रहे होते हैं, हम उनसे प्यार भी कर रहे होते हैं, एक लव हेट रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है और हम उन्हीं से एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। अपने एम्प्लॉयज़ हो गए, फ्रेंड्स हो गए, उनसे हम इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, उनसे हम गुस्सा नहीं करते, उनसे हम एक अपना एक अलग ही पर्सोना लेकर जाते हैं। और वो पर्सोना हमारा क्या होता है कि बड़ी अच्छी सी एक हमारी पर्सनैलिटी होती है जिसमें हमने कोई बदतमीज़ी नहीं करनी है, कोई रूड बिहेवियर नहीं करना, अपनी एक अच्छी पिक्चर देनी है और लोगों को ये शो कराना है कि येस आई एम वेरी लवेबल एंड आई एम वर्दी। हम ये एक अपना पर्सोना एक सोसाइटी में लेकर जाते हैं। दैट ऑल्सो हैपन्स व्हेन यू आर इन एक्टिव एडिक्शन। जब आप एक्टिव एडिक्शन में होते हैं तब भी आप फैमिली बैक सीट पर ही होती है, तभी फैमिली इज बाउंड कि वो आपकी बात माने। क्यों? बिकॉज एक तो जैसे हम कहते हैं कि एडिक्ट्स आर मैजिशियंस, जादूगर होते हैं, अपनी बातों में करने का हुनर उनसे अच्छा और किसी को आता नहीं है। तो ये चीज़ होती है। और भी बड़े सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से फैमिलीज पेशेंट्स जो है वो फैमिलीज को अपनी बातों में कर लेती हैं। मोबाइल इट्स जितनी एक अच्छी चीज़ है ना, ये जितनी बड़ी ब्लेसिंग है उतनी ही बड़ी एक कर्स भी है, उतने ही मसले भी क्रिएट करती है मोबाइल में आपकी बहुत सारी मेमोरीज होती हैं। फोन मिला तो आपको एक क्रेविंग सी हुई ड्रग्स की, वो यूफोरिक मेमोरीज रिकॉल्स आए वापस, अनकॉन्शियसली ये चीज़ें रन कर रही होती हैं। जनरेशन गैप की जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। यू नो व्हाट, पेरेंट्स रेडी होते हैं कि वो फ्लेक्सिबल हों, वो आपकी बाउंड्री में फिट इन हो सके। पेशेंट अगर हम इस एंड से देखें ना तो पेशेंट्स भी कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल अपनी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी शो कर सकते हैं, बट द रीज़न इज़ कि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा स्टबर्न हुए होते हैं, उनकी तरफ से रिजिडिटी आती है। फैमिलीज रेडी होती हैं कि वो फ्लेक्सिबल हो, वो एक वर्ड्स दें, वो एक आपकी बाउंड्री में एंटर होने की कोशिश करें। पेरेंट्स रेडी होते हैं। लाइक मेरे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसमें वो कोई जनरेशन गैप नहीं था, बट एक मिसकम्युनिकेशन थी और उस मिसकम्युनिकेशन जब वो ख़त्म हुई है तो वापस से मसले बिल्कुल ठीक हो गए हैं।
मुश्किल पेचीदा ऐसी बातचीत जिसमें यू नो लाइक इमोशंस बहुत इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें स्टेक्स हाई होते हैं, रिस्क ज़्यादा होता है, जिसमें होता है कि शायद ये जो बातचीत हम करें इंटेंस, बिल्कुल इंटेंस कन्वर्सेशन हम कह सकते हैं, ऐसी बातचीत जिसमें हमें पता हो कि रिजल्ट बुरा हो सकता है, मसला कोई आ सकता है। देखिए, मसले निकालने को हम बहुत सारे इश्यूज निकाल सकते हैं कि इस वजह से हमारे बीच में गैप है, इस वजह से हम ये नहीं है, बट एट द एंड जो मेन रीज़न है दैट इज़ मिसकम्युनिकेशन। दैट इज़ लाइक हम ये कह सकते हैं कि पेरेंट्स हम पे ट्रस्ट नहीं करते, वो ट्रस्ट पे तो हमने खुद ही खोया होता है। कम्युनिकेशन गैप है, ये बातचीत नहीं हम सही से कर पा रहे होते। असल में होता ये है कि पेरेंट्स को भी नहीं करनी आती होती बातचीत, और पेशेंट्स तो अपने ही फ्लो में होते हैं, उन्हें भी बातचीत नहीं करनी आ रही होती है। तो जब हमें बातचीत ही नहीं करने आती तो हम उसको कह देते हैं कि जी ये जनरेशन गैप आ गया, ये हमारी पेरेंट्स जो है वो काफ़ी ओल्ड स्कूल है। जनरेशन गैप ज़्यादा से ज़्यादा एज गैप हो सकता है, बट जो मेन गैप होता है ना, अगर हम इसको जनरेशन गैप का नाम ना दें, अगर हम इसका नाम चेंज कर लें और हम ये कहें कि ये एक पैराडाइम, नज़रिया अलग होता है। हमारा नज़रिया, हमारा पैराडाइम इज़ डिफरेंट, फैमिलीज़ का पैराडाइम इज़ डिफरेंट, फैमिलीज़ का नज़रिया डिफरेंट होता है, हमारा नज़रिया डिफरेंट होता है, हमारा पर्सपेक्टिव कुछ और होता है, फैमिलीज़ का पर्सपेक्टिव कुछ और होता है। दैट इज़ नॉट अ जनरेशन गैप। थोड़ी सख्त बात है, लेकिन कभी कभी माँ बाप भी इस चीज़ में स्टबर्न हो जाते हैं। वो कह रहे होते हैं कि हम बस हमारी ही बात मानी जाए एट एनी कॉस्ट। दोनों साइड से मसले आते हैं, मिड वे ढूंढना चाहिए, एक मिड ग्राउंड, एक मिडिल ग्राउंड हमें ढूंढ लेना चाहिए, उसके ऊपर अपनी कॉन्वर्सेशंस बेस करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि पेरेंट्स से गलती हो ही नहीं सकती, मैंने कब कहा कि नहीं हो सकती? अभी मैंने मिस की बात से निगेट किया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पेरेंट्स, हम चाहते हैं कि बच्चे हमारी बात माने। मैंने कहा कि ये भी एक गलत एटीट्यूड होता है, बहुत गलतियां करते हैं हम, सब बहुत मिस्टेक्स करते हैं। जी अली साहब, हम एक अलग सेशन रखते हैं इसके ऊपर। मैं यही चीज़ कह रही थी कि पैराडाइम हमारा अलग होता है, हमारे नज़रिए अलग होते हैं, और पेरेंट्स से भी गलतियाँ होती हैं, पेरेंट्स से भी बहुत मिस्टेक्स होती हैं, वो भी बहुत ख़राबियाँ करते हैं, वो भी बहुत गलतियाँ करते हैं। तो दैट डज़ नॉट मीन कि दे आर गॉड। हम पेरेंट्स को यही चीज़ सिखा रहे होते हैं, पेरेंट्स समझ रहे होते हैं कि हमने सब ठीक करना है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर, एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या? तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर, कल शाम आप ही ने ही तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।